वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। पहले देखते हैं हेडलाइंस। उम्रा के ख्वाहिशमंद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दूसरी मरतबा उम्रा की अदायगी के लिए कम से कम 15 दिन के गैप की शर्त हो गई ख़त्म। दूसरा उम्रा करने के लिए अब नहीं करना होगा इंतज़ार। इंतहा पसंद यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर फिर धावा। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की, मस्जिद के सहन में लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे। फ़लस्तीनी शहरियों और यहूदियों के दरमियान फिर हुई झड़पें। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी मस्जिद इब्राहिमी पर रेड करने का इसराइली मंसूबा। हयात सारा नामी यहूदी त्यौहार का मस्जिद में किया गया इनेकाद। यहूदियों से त्यौहार मनाने के लिए मांगा गया चंदा। मस्जिद में ही यहूदियों ने अदा की मजहबी रसूमात। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने NPR और NRC को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, मोदी हुकूमत सेंसस की आड़ में कराना चाहती है NPR। अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं बैठेंगे खामोश। बीजेपी हुकूमत वाली हरियाणा रियासत में फिर खुले में नमाज जुमा के मौके पर हिंदुत्ववादियों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश। नमाज जुमा पढ़ रहे मुसलमानों के खिलाफ फिर लगाए शरंगेज नारे। 30 अफराद को लिया गया हिरासत में। NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने लगाए नए इल्जाम। क्रूज रेव पार्टी में दाढ़ी वाले की शनाख्त की उजागर। बताया, दाढ़ी वाला शख्स था काशिफ खान, जिससे है समीर वानखेड़े की दोस्ती। काशिफ पर सेक्स रैकेट चलाने का भी लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। उम्रा के ख्वाहिशमंद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने दूसरी बार उम्रा की अदायगी के लिए कम से कम 15 दिन के गैप यानी वक्फे की शर्त ख़त्म कर दी है। इस शर्त के ख़त्म होने के बाद अब कोई भी मुसलमान अतमरना या तवक्कलना ऐप्स में से किसी एक के ज़रिए दोबारा उम्रा की अदायगी के लिए बुकिंग की दरख्वास्त दे सकता है। ज़राए के मुताबिक कल जुमेरात से उम्रा की अदायगी के लिए बुकिंग की सहूलत शुरू कर दी गई है। उम्रा की अदायगी का पहले इजाज़तनामे की मुद्दत ख़त्म होने के साथ दोबारा उम्रा के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। इसका मतलब ये होगा कि अब दोबारा उम्रा की अदायगी के लिए दरमियानी वक्फे की पाबंदी नहीं रहेगी। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की हुकूमत ने 17 अक्टूबर को मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी गुंजाइश के मुताबिक ज़ायरीन के लिए खोल दिया है। इस मौके पर नमाजियों के दरमियान समाजी फासले यानी सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। इंतहा पसंद सिहोनियों ने गाज़िब इसराइली हुकूमत की ईमा पर एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। फ़लस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद इसराइलियों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते हुए उसके सहन पर धावा बोल दिया और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए। मस्जिद अक्सा पर इंतहा पसंद सिहोनियों के हमले के बाद फ़लस्तीनी शहरियों और सिहोनियों के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गई। यह ऐसी हालत में है कि फ़लस्तीन की तंजीम हमास के रहनुमा मोहम्मद हमादा ने चंद दिन पहले कहा था कि अगर मस्जिद अक्सा पर इंतहा पसंद यहूदियों ने जारहियत की तो फ़लस्तीनियों को एहतजाज की कॉल दी जाएगी। मोहम्मद हमादा ने जोर देकर कहा है कि तहरीक हमास पूरी तरह मुसल्लह है और आज़ादी फ़लस्तीन के लिए अपनी तैयारियां जारी रखेगी। उन्होंने एक बार फिर पूरे फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के हवाले से हमास की जानिब से कौमी अज़्म की पाबंदी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। इसराइल के इब्रानी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हज़ारों की तादाद में यहूदी आबादकार कल हफ्ते के रोज़ ग़र्ब उर्दन के जुनूबी शहर अल खलील में वाक़ तारीख़ी मस्जिद इब्राहिमी पर धावा बोलने और हयात सारा के नाम नहाद मजहबी मौक़े की आड़ में तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात की अदायगी का मनसूबा तैयार कर रहा है। इसराइल की एक न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट में बताया गया है कि हयात सारा नामी यहूदियों के एक मजहबी इवेंट को आज 29 और कल 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उधर यहूदी आबादकारों ने इब्रानी मीडिया में हयात सारा के हवाले से इश्तिहारात यानी एड्स भी दिए हैं। इन एड्स में कहा गया है कि मस्जिद इब्राहिमी में आने वाले आबादकारों की माकुलात और मशरूबात से दावत की जाएगी। इस हवाले से यहूदी आबादकारों से फ़ंड यानी चंदा देने पर भी जोर दिया गया।
यहूदी आबादकार मस्जिद इब्राहिमी के अतराफ ख़ीमे लगाएंगे और मस्जिद इब्राहिमी में घुसकर तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा करेंगे। इतना ही नहीं, तारीख़ी इब्राहिमी मस्जिद के हवाले से कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें इसराइली फ़ोर्स के मर्द व खातून सिपाही जूतों के साथ ही मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद की बेहुरमती की। इस दरमियान मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली म्यूनसिपल की जानिब से अल यूसुफिया कब्रिस्तान को तोराती पार्क में तब्दील करने का काम जारी है। मुकामी फ़लस्तीनी रिहायशियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइली हुक्काम शहर को मुकम्मल यहूदी सूरत देने के लिए कब्रों में मर्दों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। इसराइल मस्जिद अक्सा की मशरक़ी दीवार के मुतवाज़ी और बाबुल अस्बात के नज़दीक वाक़े इस कब्रिस्तान की लैंड पर पार्कों की तामीर का इरादा रखता है। अल यूसुफिया कब्रिस्तान सैकड़ों बरस पुराना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मौसूम यह कब्रिस्तान बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों के 4 कब्रिस्तानों में से एक है। अल यूसुफिया कब्रिस्तान भर जाने पर फ़लस्तीनियों ने 1967 में यानी 1967 में इसराइली कब्ज़े से पहले से ही इस कब्रिस्तान से लगी अराजी में तदफीन शुरू कर दी थी। इस कब्रिस्तान को सरह शोहदा का नाम दिया गया क्योंकि यहाँ उर्दन और इराक़ के मुतादिद फ़ौजियों की मैयतें दफन हैं जो 1967 की यानी 1967 की अरब इसराइल जंग में शहीद हो गए थे। बैतुल मुक़द्दस की इसराइली म्यूनसिपल सराहुल शोहदा कब्रिस्तान को अल यूसुफिया कब्रिस्तान की तौसीह तस्लीम नहीं करती है। इससे पहले इस कब्रिस्तान में हालात उस वक्त कशीदा हो गए थे जब इसराइली फ़ोर्स के सामने एक फ़लस्तीनी माँ डट गई थी कि वो अपने बेटे समेत कई अजीज़ों की कब्रों की इसराइल की जानिब से बेहुरमती नहीं होने देंगी। לא תצאי לבד, אנחנו נצטרך להוציא אותה. לא תצאי לבד, אנחנו נצטרך להוציא אותה. इजिप्ट यानी मिस्र में फजर की अजान देते हुए एक बुजुर्ग मौज़न के अचानक इंतकाल की खबर ने हर तरफ सदमे का माहौल पैदा कर दिया है। मुकामी शहरियों का कहना है कि मौज़न अलहाज हसनी एक खुश अखलाक और हुस्न अखलाक की हामिल शख्सियत थे। उनके बेटे महमूद हसनी ने बताया कि उनके वालिद कई साल से करीबी मस्जिद में रज़ाकाराना तौर पर अजान देते थे। वो न सिर्फ खुद भी नमाज के पाबंद थे बल्कि वो दूसरों को भी इसकी तलक़ीन करते थे। महमूद ने बताया कि मामूल के मुताबिक वो फजर की नमाज की अजान के लिए घर से वज़ू करके निकले। उन्होंने अजान शुरू की। जब वो हैया अलस्सलाह पर पहुँचे तो उसके बाद खामोशी छा गए। हम लोग मस्जिद की तरफ दौड़े ताकि अजान अधूरी रहने का सबब मालूम करें। हम मस्जिद में दाखिल हुए तो वालिद साहब क़िबला रुख होकर मस्जिद के फ़र्श पर लेटे हुए थे और उनकी रूह परवास कर चुकी थी। ईरान का कहना है कि वो नवंबर के अवाखिर में अपने जोहरी तरक्याती प्रोग्राम पर बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ मज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि महकमा इन इत्तला से आगाह है जबकि उसके पास मज़ीद तफ़सीलात मौजूद नहीं कि आया दीगर फ़रीक़ 2015 के इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर नए मज़ाकरात पर तैयार होंगे। इस माहदे का मकसद ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना था। तर्जुमान ने कहा कि जैसा कि हम मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हम वियना जाने के लिए तैयार हैं। नॉर्थ सीरिया के सूबे हलब के मज़ाफ़ाती इलाक़े में तुर्क फ़ौजियों ने शदीद गोलाबारी की है। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की फ़ौज ने हलब के मज़ाफ़ाती इलाक़ों ऐन दखना और बेलोनिया पर तोपों के 10 गोले दागे। अभी तक इस हमले से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सीरिया का कहना है कि अमेरिका और तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बहाने शामी हुकूमत की इजाज़त के बगैर इस मुल्क के बाद हिस्सों पर कब्जा किए हुए हैं और दहशतगर्दों को अरबों डॉलर के हथियार भी फराहम कर चुके हैं। तुर्की और वाशिंगटन ने 7 अगस्त को इत्तेफाक किया था कि शुमाली और मशरक़ी शाम में एक महफूज इलाक़ा कायम करें। फ़रीक़ैन ने एक मुश्तरका ऑपरेशनल कमांड हेडक्वार्टर कायम करने पर भी इत्तेफाक किया।
हुकूमत शाम ने तुर्की और अमेरिका के इक़दामात की हमेशा से ही मुखालिफत की है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने कल जुमेरात को कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रखने का ऐलान किया, यानी अब फेसबुक कंपनी मेटा के नाम से जानी जाएगी। हालांकि जुकरबर्ग ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ कंपनी का नाम ही चेंज हुआ है, इससे समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की सर्विस के नाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फेसबुक का नाम बदलने का यह ऐलान फ्यूचर की वर्चुअल दुनिया में बढ़ता कदम माना जा रहा है। फेसबुक की जानिब से नाम की तब्दीली का फैसला एक ऐसे वक्त भी लिया गया है जब कंपनी को इसकी कारोबारी पॉलिसियों और मुबैना तौर पर यूजर्स की ज़हनी सेहत मुतासर करने पर तनकीद का सामना है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। फिर एक मरतबा मुल्क में NPR और NRC को लेकर तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी हुकूमत मरदमशुमारी यानी सेंसस की आड़ में NPR कराना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेंगे। झूठ कह रहा है आपसे। आज हिंदू अखबार में भारत के एक मायनाज जर्नलिस्ट है विजेता सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सेंसस के साथ NRC और NPR करेगी। और वो क्या है? वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। सेंसस के साथ NPR होगा, NRC होगा और उसमें सवालात पूछे जाएंगे कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए, बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बताओ तुम्हारी मादरी जबान क्या है। ये क्यों पूछा जा रहा है आपको मालूम? जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर, तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये काम बीजेपी करने जा रही, इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। और लोग पूछेंगे तुमने क्या किया तेलंगाना में? हमारे पास तेलंगाना रियासत में 7 MLA मंजलिस के, हमने अपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बैठकर का पूरे तमाम मुसलमानों की तंजीमों को लेकर गए, जिसमें जमीयतुल उलमा भी शामिल, जिसमें जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत, सबको लेकर गए, शिया भी थे, सबको ले जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप सेंसस करेंगे, NPR नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तयखुन दिया, तो हमने कहा तयखुन की कोई अहमियत नहीं है, असेंबली में खड़े होकर दो। तो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, करारदाद को मंजूर करवाया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, NPR नहीं होगा। ये आपकी ताकत होती है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 MLA हैं, तुम क्या कर सकते? हमको मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, मुझे आपको इंसाफ दिलाने से मतलब है, मुझे गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने से मतलब है। आपने सबको वोट डाला, कोई संतरी बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई ऊंचा चला गया, मगर इतना ऊंचा गया कि जिसने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया उनको ही भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोदी सरकार सेंसस के साथ ये हरकत करना चाहती है। हम मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर NPR होगा मोदी जी, तो खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर आकर एहतजाज करेगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे।
बीजेपी हुकूमत वाली हरियाणा रियासत में फिर एक मरतबा नमाज के खिलाफ कट्टरवादियों ने एहतजाज किया है। दिल्ली से लगी रियासत हरियाणा के गुरुग्राम में आज एक प्राइवेट लैंड पर खुले में नमाज जुमा को लेकर तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। पुलिस ने हालांकि जुमा को 37 जगहों पर नमाज की इजाज़त दी है, लेकिन कुछ हिंदू तंजीमें पिछले 5 हफ्तों से नमाज के दौरान माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे ही जुमा की नमाज का वक्त हुआ तो हिंदू तंजीम के अरकान नमाज की जगह पर पहुँचकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने कल 30 लोगों को माहौल ख़राब करने पर हिरासत में लिया है। इससे पहले ऐसी एक भीड़ में शामिल बजरंग दल के अरकान ने नमाजियों के सामने शरंगेज नारे लगाए थे, जिससे माहौल काफ़ी कशीदा हो गया था। एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े पर संगीन इल्ज़ामात आयद करने वाले नवाब मलिक ने क्रूज पर जिस दाढ़ी वाले शख्स के होने और उस पर कार्रवाई नहीं करने का दावा किया था, आज उस वक्त मिस्टीरियस दाढ़ी वाले शख्स की शनाख्त उन्होंने उजागर की है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि मुबैना दाढ़ी वाला शख्स काशिफ खान है। वो फैशन टीवी का हेड है जो बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट भी चलाने का काम करता है। उस दिन के पार्टी का ऑर्गेनाइज काशिफ खान की तरफ से ही किया गया था। नवाब मलिक ने काशिफ खान को समीर वानखेड़े का अच्छा दोस्त भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि वानखेड़े के परिवार की तरफ से उन्हें धमकी दी गई है कि कोर्ट केस करेंगे। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि ये ऑफिसर समझता क्या है कि वो आम शहरियों का हक छीन लेगा। इस दरमियान नवाब मलिक ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी तरफ से खड़ी थी, तोता पिंजरे में कैद होने वाला है। बीजेपी के लोग घबराने लगे हैं। ड्रग्स केस को लेकर उन्होंने कहा कि ये केस रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की परेड लगाई गई। बीजेपी की तरफ से साजिश हो रही है। वो महाराष्ट्र हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं। हालांकि दूसरी जानिब फैशन टीवी के काशिफ खान ने नवाब मलिक के तमाम इल्ज़ामों को मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है। मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। मारूफ इंडियन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। लिएंडर आज वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी में गोवा में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की जानिब से ट्विटर पर इस बारे में ऐलान करते हुए कहा गया है कि हम सब एक साथ मिलकर ये यकीनी बनाएंगे कि मुल्क का हर शख्स जमहूरियत के उस दिन को देखे जिसका हम साल 2014 से इंतज़ार कर रहे हैं। लिएंडर पेस ओलंपिक खेलों की टेनिस सिंगल मुकाबलों में मुल्क के लिए ब्रोंज मेडल भी जीत चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर कायल डेरेक ओब्रायन ने पेगासस जासूसी स्कैंडल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमेटी बनाए जाने के फैसले पर कहा कि बीजेपी की जासूसी, झूठ और करप्शन अब नजर आ गया है। Today, what has happened? It's evident by the words of the Supreme Court that the BJP has been caught. Yesterday they were exposed in corruption in Goa. Today on Pegasus. So that means the BJP government, Modi and Shah, were responsible for washing out an entire session of parliament. What a shame.
All opposition parties were united in this, and I'm happy and glad to say that we were the first party from day one of Parliament who gave notices to discuss Pegasus. यूपी के दौरे कर रही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खाद के लिए लाइन में खड़े होने वाले 2 किसानों की मौत पर योगी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने मुतासरा खानदान से भी मुलाकात की। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत किसानों पर मुसलसल जुल्म कर रही है। परिवार है, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो काला बाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो काला बाजारी हुई साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना, ये क्या आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। रात को पंजाब में आम आदमी पार्टी की जानिब से इंस्पेक्टर राज खत्म करने के ऐलान के बाद सीएम चन्नी ने भी इसी तरह का वादा किया, जिस पर केजरीवाल ने आज कहा कि अगर ऐसा है तो वो इंस्पेक्टर राज खत्म क्यों नहीं करते। केजरीवाल के मुताबिक ये सिर्फ बात करते हैं, अमल नहीं करते। मैंने कहा कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, तो चन्नी साहब ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा। तो कर दो, अभी तो 2 महीने हैं, क्यों नहीं करते? कहते क्यों हो? चन्नी साहब कह रहे हैं मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा, करो ना, करते क्यों नहीं? नीयत नहीं है, नीयत खराब है। करना हो तो 2 महीने क्या, 49 दिन ही बहुत थे। 49 दिन के अंदर ऐसा करिश्मा करके दिखाया था दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। चन्नी साहब के पास तो 5 महीने मिले हैं उनको। अगर वो चाहें इंस्पेक्टर राज भी खत्म कर सकते हैं, इंडस्ट्री को पार्टनर भी बना सकते हैं, आपकी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। होगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, आम आदमी को नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। अमल नहीं होता, अपनी बात पे अमल करना सीखो। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। उम्रा के ख्वाहिशमंद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। दूसरी मरतबा उम्रा की अदायगी के लिए कम से कम 15 दिन के गैप की शर्त हो गई खत्म। दूसरा उम्रा करने के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। इंतहा पसंद यहूदियों का मस्जिद अक्सा पर फिर धावा। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की, मस्जिद के सहन में लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे। फलस्तीनी शहरियों और यहूदियों के दरमियान फिर हुई झड़पें।
बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी मस्जिद इब्राहिमी पर रेड करने का इसराइली मंसूबा। हयात सारा नामी यहूदी त्यौहार का मस्जिद में किया गया इनेकाद। यहूदियों से त्यौहार मनाने के लिए मांगा गया चंदा। मस्जिद में ही यहूदियों ने अदा की मजहबी रसूमात। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने NPR और NRC को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, मोदी हुकूमत सेंसस की आड़ में कराना चाहती है NPR। अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं बैठेंगे खामोश। बीजेपी हुकूमत वाली हरियाणा रियासत में फिर खुले में नमाज जुमा के मौके पर हिंदुत्ववादियों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश। नमाज जुमा पढ़ रहे मुसलमानों के खिलाफ फिर लगाए शरंगेज नारे। 30 अफराद को लिया गया हिरासत में। NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने लगाए नए इल्जाम। क्रूज रेव पार्टी में दाढ़ी वाले की शनाख्त की उजागर। बताया, दाढ़ी वाला शख्स था काशिफ खान, जिससे है समीर वानखेड़े की दोस्ती। काशिफ पर सेक्स रैकेट चलाने का भी लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।